Hello friends, welcome to all of you in our study channel सान फिजिक्स क्लासेस एंड आई एम अभिषेक दुबे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम अपना ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू किए हैं, जिसमें हमने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 05 है। लेक्चर नंबर 04 में हमने अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो हमने शुरुआत किया है इस समय पर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया अपने पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में लेक्चर 04 में। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है लेक्चर 05, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक कवर करेंगे। हमने आपको कई बार बताया है कि इसमें आपके क्वेश्चन 18 से आगे भी हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 के आगे जो है वो हमारे फ्लोटेशन टॉपिक के अंदर आएंगे, जिनको हम अपना अगला चैप्टर के रूप में स्टडी करेंगे। तो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है वो आज हमारा इसी लेक्चर पर ख़त्म हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें, फर्स्ट मतलब कि एक्सरसाइज वाला जो फर्स्ट लेक्चर था, लेक्चर 04 वाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो लिटरेचर टाइप थे। लेकिन आज वाले क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 18 तक जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो हमें मिलेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल मतलब कि मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब लगाना मैथ है लेकिन है फिजिक्स। तो न्यूमेरिकल में जो कुछ चीज़ें आवश्यक है वो पहले आपको बता दें कि इसको सॉल्व करते समय आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा है पहले, इक्वेशन ऑफ मोशंस, उनका भी यूज यहाँ पर किया जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन नॉर्मली कितनी थी? कुल मिलाकर थी 3। पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये सब हमने पहले अपने वीडियोस में कवर किया है। अगर आप देखें हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके विजिट कर सकते हैं उस वीडियो पर। ठीक, तो ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं ये तीनों ग्रेविटेशन चैप्टर में, मतलब कि इस वाले चैप्टर में भी अप्लीकेबल होंगे। बस केवल इसमें परिवर्तन या चेंज इतना कर देना है कि जहाँ पर ए है वहाँ पर लिख देना है कि स्मॉल जी। स्मॉल जी भी हमने पहले बताया है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये होता है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, और एक्सेलरेशन एस मतलब डिस्टेंस। ये सारी चीज़ें यहीं पर हमें केवल ग्रेविटेशन में यूज करने पर केवल इतना करना है कि जहाँ पर ए है वहाँ पर कर देना है जी। तो ए पर जी करने से हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी? पहली इक्वेशन हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड हो जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड हो जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ठीक, ये इतना परिवर्तन होगा, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वही पुरानी वाली बिल्कुल सेम टू सेम लगेंगी। कौन सा क्या है वो पहले वाला सेम चीज़। यहाँ पर जी आया है, तो जी अगर आप पहले वाला वीडियो देखें तो उसमें हमने आपको बताया है कि जी कभी कभी प्लस में दिया जाएगा, कभी माइनस में दिया जाएगा। जी की वैल्यू कहीं प्लस होगी कहीं माइनस होगी। इसके लिए तरीका ये है कि आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी, ऊपर से नीचे की तरफ, तब वहाँ पर हम जी की वैल्यू को क्या लेंगे? प्लस। और जहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तब वहाँ पर जी की वैल्यू क्या ली जाएगी? माइनस में। जी की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसलिए इसकी वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है। तो 9.8 इसकी वैल्यू होती है, बट ये वैल्यू वेरी भी करती रहती है। तो जहाँ पर क्वेश्चन में आपको अगर कुछ वैल्यू दी है जी की तो आपको वो यूज करना है, अगर नहीं दिया है तो प्लस माइनस साइन के साथ में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इतना जनरल था वो हमने बता दिया है। इक्वेशन ऑफ मोशन में एक जगह पर जी की वैल्यू प्लस माइनस, ऊपर से नीचे गिरा प्लस, नीचे से ऊपर गया माइनस, वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब तक कि ना दी गई हो। किसी क्वेश्चन में आपके जी की वैल्यू इज इक्वल टू 10 बताएगा कि आप जी की वैल्यू यहाँ पर 10 रखिए, तो आप वहाँ पर 10 रखेंगे, अदरवाइज आप 9.8 रखेंगे। ठीक,
अब आया क्वेश्चन नंबर 10। शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा है कि अमित बाइस फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड। अमित के दोस्त ने उससे कहा कि आप पोल पर, पृथ्वी के दो सिरे होते हैं, एक को कहा जाता है पोल, दूसरे को कहा जाता है इक्वेटर। तो पोल पर अमित कुछ ग्राम गोल्ड सोना खरीदता है और बाद में हमसे पूछा है कि विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड वॉट। क्या उसका जो मित्र है, अमित का जो मित्र है, वो खरीदे गए गोल्ड सोने के वेट मतलब क्या होता है, भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? इफ नॉट देन वाई। संतुष्ट होने का मतलब कुल मिला के यह है कि क्या उसका जो वेट उसने पोल पर कवर किया था, पोल पर तौला था, वही वेट उसका इक्वेटर पर तौलने पर भी आएगा। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर उसका वेट आया था 5 न्यूटन, क्या यहाँ पर भी 5 न्यूटन आएगा? वेट की यूनिट क्या होती थी? W=mg, यूनिट इसकी होती थी न्यूटन। मास और वेट में डिफरेंस बताया है पहले, तो आप मास और वेट में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो आंसर इसका आप नोट कर लीजिए। अमित फ्रेंड विल नॉट एग्री विथ वेट ऑफ द गोल्ड। नॉट एग्री क्यों? बिकॉज वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। अगर आप स्मॉल जी वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला वीडियो देखे हो, तो हमने आपको ये पॉइंट नोट कराया था कि वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल। पोल पर जी की वैल्यू बड़ी होती है देन एट द इक्वेटर, जितना कि इक्वेटर पर। तो इसी वजह से उसका जो मित्र है, अमित का जो फ्रेंड है, वो उससे संतुष्ट नहीं होगा। सो इसलिए W=mg एग्जिस्ट एट द इक्वेटर एज कम्पेयर टू पोल। तो जब उसका मित्र उस सोने को इक्वेटर पर तौलेगा, तब उसका जो वेट है W=mg, उसकी वैल्यू कम आएगी, क्योंकि जी की वैल्यू इक्वेटर पर कम है। ठीक, यही क्वेश्चन नंबर 10 था। इसमें कि इसका कॉन्सेप्ट लगेगा जी, और जी की वैल्यू पोल और इक्वेटर पर डिपेंड होती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे कहा है कि वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोवर देन वन दैट इज क्रम्पेड इनटू अ बॉल। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, पहली है शीट ऑफ पेपर और दूसरा है क्रम्पेड इनटू अ बॉल। मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि जब, जैसे अब एक बार नोटिस भी किए होंगे कि अगर आप अपने छत पर से एक प्लेन शीट ऑफ पेपर को गिराएं और दूसरा पेपर से बने हुए बॉल को गिराएं, तो पेपर से बनी जो बॉल है वो पहले नीचे गिर जाएगी, पेपर बाद में गिरेगा। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन हमने आपसे पहले कई बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर है वो यहाँ पर है। आप इसे नोट कर लीजिए, समझा दे रहे हैं कैसे है। सरफेस एरिया, इसमें दो चीज़ लगेंगी, एक सरफेस एरिया और दूसरा एयर रेजिस्टेंस। इन दो चीज़ों का यूज़ करके हमें इसका आंसर देना है। सरफेस एरिया ऑफ पेपर शीट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बॉल। सीधी सी बात है, तो प्लेन शीट ऑफ पेपर का एरिया, मतलब ये जो सरफेस है पूरा, ये एरिया जो है किसी बॉल के एरिया से ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है। शीट का एरिया, सरफेस एरिया ग्रेटर है बॉल के। thus इस वजह से पेपर शीट हैज़ टू फेस अ ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस। जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा, एयर रेजिस्टेंस उसको उतना ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो ड्यू टू दिस रीजन द पेपर विल फॉल स्लोवर देन अ क्रम्पेड बॉल। इसी वजह से पेपर जो है वो पहले बाद में गिरेगा और बॉल जो है वो पहले गिर जाएगा। देखिए, यहाँ पर शब्द आया है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस मतलब होता है, एयर मतलब वायु और रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोधक इसे कहा जाता है। मतलब इसका काम क्या होता है, ये जो भी काम आप करना चाहेंगे उसे रोकने का प्रयास करेगा। सीधी सी बात इतनी है। ठीक, कि जैसे वही बताया था ना कि जैसे इधर से अगर कोई काम जा रहा है तो ये कोशिश करेगा कि वो इधर से जाए, अगर वो इधर से आ रहा है तो ये कोशिश करेगा कि इधर से जाए। तो रेजिस्टेंस वही है, रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस इस पर ज़्यादा लगेगा प्लेन शीट ऑफ पेपर पे, सरफेस एरिया बड़ी होने की वजह से, और बॉल पर कम, इसी वजह से प्लेन शीट ऑफ पेपर बाद में गिरेगा, कंपेयर्ड बॉल पहले गिर जाएगा नीचे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। फिर आया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो इसमें हमसे कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज वैल्यू 1/6, मतलब वो 1/6 होता है, एज स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑन द अर्थ। तो व्हाट इज द वेट ऑफ न्यूटन इन 10 किलोग्राम
सॉरी वेट इन न्यूटन ऑफ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। तो कुल मिला के हमसे ये कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स जो है, या हमने आपको ये वाला डेरिवेशन भी किया कराया है कि W ऑन E इंटू 1/6 इज इक्वल टू वेट ऑन द मून। और वेट जो है ये हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल। तो इसी को हमसे यूज करते हुए ये कहा है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उसका जो मास है वो है 10 किलोग्राम। तो आप ये बताइए कि इसका वेट इन न्यूटन कितना होगा चंद्रमा पर और पृथ्वी पर। ठीक, तो आप इसमें ये समझना पड़ेगा आपको कि जो वेट दिया गया है इसे हम मानेंगे कि ये पृथ्वी पर ही है। ठीक, तो क्या लिखा जाएगा कि वेट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। इसका कंप्लीट डेरिवेशन हमने पहले कराया है, तो आप ये इंटरेस्ट क्वेश्चन वाले वीडियो में आप देख सकेंगे इसे। ठीक, तो 1/6 ऑफ वेट ऑफ, तो यहाँ पर कितना दिया गया है 10 किलोग्राम और इंटू 1/6, तो आंसर हमारा कितना आ गया 10/6 न्यूटन। न्यूटन को जो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इससे, इसका आंसर हमारा आ जाएगा लगभग 1 नहीं, ये जो 10 किलोग्राम दिया है ये वेट नहीं है, ये इसका मास है ना। तो मास ऑफ द मून हम सेकंड में निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे इसका मास ऑन द अर्थ। तो वेट ऑन द अर्थ, मास तो हमें दिया है, मास से हमें वेट कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेट ऑन द अर्थ, अर्थ पर इसका वेट कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू mg। मास इसका है 10 किलोग्राम, g की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो हम कितना मानेंगे 9.8। आंसर हमारा आएगा न्यूटन में, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 98 न्यूटन। मतलब अर्थ पर इसका जो वेट है वो कितना 98 न्यूटन। तो यहाँ 10 की जगह पर हम लिख देंगे 98। अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 1 जा 6 और 3, तो हो जाएगा फिर 36 और 36 के बाद में फिर आएगा 3 और 4, 16.34 न्यूटन इसका वेट आ गया कहाँ पर, मून पर। 98 न्यूटन इसका वेट कहाँ आया, अर्थ पर। अर्थ के लिए मास से वेट निकालने के लिए W इज इक्वल mg फार्मूला लगाएंगे और वेट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑन वेट ऑन द अर्थ। ये फार्मूला का यूज करके हम वेट ऑन द मून निकाल लेंगे। ठीक, ज़्यादा है नहीं, बस वही थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है कैसे करेंगे बस। फिर आया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई है। वर्टिकली अपवर्ड मतलब सीधा सीधा बिल्कुल, अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। यू हमें दिया है 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करने के लिए हमसे कहा है द मैक्सिमम हाइट टू विट इज रीचेस। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें इसमें 49 मीटर पर सेकेंड है, ये 49 मीटर पर सेकेंड। नीचे वेलोसिटी यहाँ पर दी है तो भाई हमने नीचे उतार लिया है वैसे का वैसा, बिल्कुल सेम। तो हमसे कहा है कि मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट के लिए इसको हम मान लें डिस्टेंस हमारी है ये h मैक्स, या मैक्सिमम हाइट जो है ये हमारी हो जाएगी s के बराबर। हम इसको मान लेते हैं क्योंकि हमारी जो हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशंस पता है वो हमें स्मॉल s या s की तरह पता है, तो इसलिए हम इस डिस्टेंस को मान लिए s। और u हमारा कितना दिया है 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम इसमें अगर सेकंड वाली इक्वेशन लगा दें, या इसमें हम सेकंड नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमारे पास t नहीं है। सेकंड ना लगाने की वजह ये है और थर्ड लगाने की वजह ये है कि इसमें हमें भी पता होना चाहिए। तो अगर इसमें हम हल्का सा अपना दिमाग लगाएं तो ये सोच सकते हैं कि नीचे से अगर कुछ वेलोसिटी से फेंकी गई है
तो एक इंस्टेंट के लिए ऊपर जाके रुक जाएगी, जहाँ रुकेगी उसी को हम मान लेंगे इसकी फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक, समझ में आना कैसे हुआ। टी का तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन बी को हम थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना बी को फाइंड कर सकते हैं। जब बी को फाइंड करिए तब उसी के हिसाब से फिर यहाँ लिखिए यूजिंग कौन सी इक्वेशन लगाएंगे अब, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होता ए है, लेकिन यहाँ पर जी। अब दूसरी चीज़ जी के लिए प्लस माइनस के साइन, तो नीचे से ऊपर को जा रहा है, इसलिए साइन जो रखेंगे वो किस में रखेंगे, माइनस में। नीचे से ऊपर ना उल्टा है तो माइनस में रखेंगे। तो माइनस में रखने पर हमारा आंसर आया 0 स्क्वायर माइनस यू का मतलब है 49 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू 2GS। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो हमने बताया ना, डिस्टेंस ही हमें निकालनी है S। ठीक, तो सारी चीज़ पता हो गई है, छोड़ के सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 49 का स्क्वायर 49 इंटू 49 आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 2401 2401 बटे ये वाला माइनस में 2401, यहाँ माइनस लगा है तो ये माइनस में 2401 बटे माइनस में इसको दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 19.6 98 दूना 196 इज इक्वल एस माइनस ये वाला माइनस कैंसिल। अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 12.25 डिस्टेंस है, इसलिए आंसर आएगा किस में, मीटर में। 12.25 मीटर इसका आंसर हमारा जो है वो आया। कैलकुलेशन जो छोटी मोटी थी वो हमने नहीं किया है, आप कर लीजिए, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। जहाँ कठिन होगा वहाँ हम करवा देंगे। 49 इंटू 49 करने की कैलकुलेशन हमने बताई थी, 2401 इसका आंसर आता है। ठीक, इसी के सेकेंड पार्ट में हमसे कहा है कि द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कुल कितना समय देगा सरफेस ऑफ द अर्थ आने पर। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें टाइम की ज़रूरत पड़ गई। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, टाइम निकालना है, और हमें डिस्टेंस पता हो गया तो हम यहाँ पर लगा दें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी भी लगा सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई है तो आंसर आ जाएगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब एस हमारा कितना दिया है 12.25 इज इक्वल टू यू 49 इंटू टाइम हमारा लगा है टी प्लस हाफ ए की जगह पर लिखेंगे जी और टी स्क्वायर निकालना है। एक बात यहाँ पर और ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, तो लिखा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर वापस आने में उसे कितना समय जो है वो लगेगा। तो इसमें हमसे जाने वाला टाइम नहीं, केवल और केवल आने वाला टाइम ही पूछा है। तो आने वाले टाइम के लिए अगर आप u की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 0 आएगी ना। आने वाले टाइम के लिए अगर आप u की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि ऊपर जो अभी पिछले वाले पार्ट के लिए हमने ऊपर जाने पर उसकी वेलोसिटी को 0 दिया, लेकिन उसी वेलोसिटी को नीचे आने के लिए वो u हो गई, तो u की वैल्यू 0 आ गई। तो u की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ 49 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0। u और v निकालते समय और g के साइन देखते समय आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, और g के साइन के लिए नीचे आ रहा है तो प्लस। ठीक, तो अब सॉल्व कर देंगे तो हमारा यहाँ से आंसर आएगा 12.25 इक्वल, ये तो पूरा हो गया कितने के बराबर, 0 के बराबर, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर 4.9। अब फिर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25 अपॉन 4.9। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25, पूरा 25 आएगा। और आपको ये बात पता है टी
अंडर रूट इज इक्वल टू 5। यहाँ पर स्क्वायर लगा है, ये 25 में आंसर आया है, तो इस देखेंगे कि किसका स्क्वायर है ये, तो टी 5×25 का स्क्वायर होता है 25, तो आंसर हमारा आ गया 5। टाइम है तो आ गया आंसर इसमें सेकंड में, 5 सेकंड टाइम इसको रिटर्न होने में लगा है, ऊपर से नीचे वापस आने में, और 12.25 मीटर हाइट तक ये मैक्सिमम ऊपर गया था। ठीक, तो इसमें वही थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि यू वी किसे रखें और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें। अब आया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि आ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्रेविटेशन के चैप्टर्स क्वेश्चंस को आप कम से कम 2 बार पढ़ा करिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हमसे किधर से किधर जाने के लिए कहा है, इस कंडीशन में जी की वैल्यू क्या रखेंगे, यू वी कैसे डिसाइड करें। ये सारी चीज़ें आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ने में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि नहीं समझ में आ पाएगा या कम समझ में आएगा। ठीक, तो इसमें पहले आप इस तरह बना के लिख लिया करिए कि ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना है। एक एरो आप बनाइए, उसके बाद फिर जो जो गिवन है नोट करिए। हाइट दिया है 19.6 मीटर, शब्द लिखा है रिलीज्ड। रिलीज्ड का मतलब होता है कि छोड़ा गया, छोड़ा गया मतलब ऊपर से छोड़ दिए, नीचे आया, ग्राउंड पे आके रुक गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर है ये, टावर के ऊपर से इसकी हाइट इतनी दी गई है। अब देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी की वैल्यू किस में देंगे, प्लस में। कुछ नहीं दिया है तो इसलिए कितना लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच हमें पता चल गया, या इसे हम कहीं कहीं एस देखते हैं, ये पता चल गया, जी पता चल गया। हमसे कहा है कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अब इसमें जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड लिखने का क्या मतलब है, तो इसका लिखने का मतलब ये है कि जस्ट टचिंग बिफोर द ग्राउंड का मतलब ये हुआ कि ग्राउंड को जैसे ही टच करेगी इसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी ना, ऊपर से आगे गिरने लगा, ऐसे मैक्सिमम हुई, ग्राउंड के जस्ट पहले मैक्सिमम है, ग्राउंड पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी 0 है। तो इसीलिए कहा है कि जस्ट बिफोर, जब उसे आप 0 ना माने तो इस वजह से हमें u ऊपर 0 थी वेलोसिटी, ऊपर हमने 0 मान लिया और नीचे मान लिया v, और हमें v ही निकालना है। अब वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs लगा दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, v स्क्वायर निकालना है, इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस भी दे सकते हैं, तो u स्क्वायर की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, 9.8 इंटू 19.6। अब सॉल्व करिए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6, 8 दूना 16, 6 यहाँ से 1, 9 दूना 18, 19। अब देखिए यहाँ से आपको हल्का सा अपना दिमाग लगा के इसे आगे सॉल्व ना करके यहीं से अपना आंसर निकाल लेना है, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है। तो v स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि v इंटू वी, और आगे दिया है 19.6 इंटू 19.6, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो यहाँ से आंसर हमारा आ गया v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड। आप इसे मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसका अंडर रूट निकालते तब आपका आंसर यही आता, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करने के बाद सीधा आपका आंसर 19.6 मीटर पर सेकंड लिख दीजिए, आंसर हमारा आ गया। ये क्वेश्चन आसान था, इसमें यही ध्यान रखना है कि जी की वैल्यू क्या रखें, यू को 0 माने, हाइट दी है 30 क्वेश्चन आप मोशन लगा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हमने पहले बताया है कि ये बहुत न्यूमेरिकल टाइप है, मतलब आगे की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन हल्का सा ज़्यादा करनी पड़ेगी इसमें। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा है कि आ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। यू दिया है हमें 40 मीटर पर सेकेंड,
अब देखिए यहाँ पर साफ साफ आपसे लिखा है टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आपको 9.8 नहीं लिखनी है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसके साइन के लिए आपको अभी भी अपने आप से ही सोचना पड़ेगा। नीचे से ऊपर जा रहा है, ग्राउंड के अपोजिट है, माइनस लगेगा। माइनस पर इसके लिए क्या है, ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ की तरफ लगता है। तो कोई ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ आ रही है मतलब ग्राउंड ही फोर्स लगा रहा है या अर्थ ही फोर्स लगा रही है, तब प्लस लेंगे। अगर अर्थ के अपोजिट जा रहा है तो माइनस लेंगे। तो वो नीचे से ऊपर गिर रहा था, हमने दिया इसकी वेलोसिटी को माइनस। अब देखिए हमसे पूछा क्या क्या है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू एस। मान लीजिए ये कितना है हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क। फिर एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, स्टोन के द्वारा टोटल कवर की गई डिस्टेंस। देखिए टोटल डिस्टेंस एंड नेट डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया पहला। सेकंड पूछा है टोटल डिस्टेंस कितनी है ये बताइए। टोटल डिस्टेंस मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद घूम के फिर नीचे आएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है। और थर्ड नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट और टोटल एक ही शब्द हैं दोनों। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताइए। ठीक, तो पहले के लिए फिर से भाई देखिए एस है हमें निकालना है, यू पता है, जी पता है, हमें वी को मिला के पता करना है। तो वी के लिए क्या करें, वी नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, नीचे 40 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी दी गई है। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग ऊपर जाके रुक जाएगी, जाके रुकेगी, रुकने के बाद फिर नीचे आएगी। वेलोसिटी पहले कम होगी, कम होने के बाद फिर अचानक से ज़्यादा होने लगेगी। तो वी हमारा हो गया 0। यू वी में से दोनों में से एक को आप अपना दिमाग लगा के 0 करना है लगभग। ज़्यादातर कंडीशंस में यही होता है कि दोनों में से एक 0 हो जाती है। तो यहाँ पर भी 0 हो गया। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने से क्या हुआ, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। ए आप नहीं लिखेंगे बल्कि जी लिखेंगे हर जगह पर। तो वी 0 स्क्वायर माइनस 40 के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस। 10 माइनस लगाएं चाहे पहले माइनस लगा दें, एक ही चीज़ है। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 0 माइनस 1600, 40 गुणे 40 बराबर 4 चौक 16, डबल 0 1600 बराबर माइनस 2 दूना 20 इंटू एस। एस मतलब क्या है, डिस्टेंस। एस हमें निकालना है, उसको बचा के बाकी सबको अगली तरफ भेज दें। माइनस का 20, ये से कर गया, ये इससे कर गया, आंसर हमारा आ गया 80 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी गई, 80 मीटर। थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगाए, बी की वैल्यू 0 करें, बाकी सारे दी गई थी, देखते सॉल्व किया, 80 मीटर हमारा आंसर आ गया। मतलब इसे यहाँ से यहाँ आने में कुल मिला के 80 मीटर की डिस्टेंस तय करनी पड़ रही है। तो आप ये बताइए कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। जितना जाएगा उतना ही वापस लौट के आएगा। तो 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 160 मीटर, 160 मीटर। देखिए इसमें आपको नॉर्मल कंडीशन ही एज्यूम करनी है, ये आपको नहीं देखना है कि जैसे जाएगी यहाँ से लेकिन गिरेगी यहाँ तो ये भी डिस्टेंस कवर करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। नॉर्मल यही माना जाता है, उसी लाइन से जाएगी, सेम उसी लाइन से वापस आएगी। जैसे अगर आप इस डायग्राम में भी अगर देखें तो आपको ये लगेगा यहाँ से यहाँ गई 80 मीटर, ये भी 80 मीटर ठीक है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा हुई, लेकिन हमें उसे निगलेक्ट करके यही मानना है जो सीधा गई सीधा वापस आई। और थर्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, 0। क्यों, क्योंकि वही बताया ना कि जब मानना जाएगा इसी पॉइंट पर गई, इसे वो वापस आया था। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन कितनी है, 0। डिस्टेंस की दूरी क्या होती थी, हिंदी दूरी और डिस्प्लेसमेंट की विस्थापन। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी लगेगी, कहीं कहीं सेकंड लगेगी, फर्स्ट लगने का चांस बहुत कम है, कहीं कहीं वो भी लग जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर
16। क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत ज़्यादा आसान है, बस इसमें आपको केवल एक चीज़ आपको जाननी चाहिए कि जो ये हम लिखते हैं कहीं, मतलब जैसे हम ये लिखते हैं F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन टी स्क्वायर, या फिर आप इसे हो सकता है कि आप ऐसे लिखते हो M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये दोनों मास हैं, पहली बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और F हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वही सेम चीज़ इसमें है, M1 M2 दोनों बॉडीज का मास, R उनके बीच की डिस्टेंस, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपको याद है तो उसके स्टेटमेंट में यही कहा जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, तो इसमें हमसे कहा है, अब क्वेश्चन पढ़िए कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इसमें हमसे एक बॉडी को कहा है, दूसरी बॉडी को कहा है सन, और हमसे ये कहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यही आप हमें बताइए कि कितना आएगा। तो यही फार्मूला हम यूज कर दिए, और हिंट हमने दिया था कि मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, मास ऑफ सन 2 × 10⁻30 किलोग्राम है, और डिस्टेंस बिटवीन देम 1.5 × 10⁻11 मीटर दिया गया है। अगर कहीं पर आपसे एग्जाम में जो वैल्यू दी है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसके अलावा कुछ और होती है, तब भी आपको वैल्यू वही यूज करनी है जो यहाँ पर दिया गया हो। जैसे मास ऑफ अर्थ अगर आप सही से देखें तो ये होता है 6.4 × 10⁻24 ना, लेकिन यहाँ पर 6 दिया है तो हमें टोटल 6 ही यूज करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लें, एक मान लें S और दूसरे को मान लें अर्थ। सन बड़ा है, सन को बड़ा वाला मान लें, अर्थ को छोटा वाला मान लें। तो फोर्स हमारा आ गया जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये पूरी यूनिट हो गई स्मॉल जी की। मल्टीप्लाई करना है किससे, मास ऑफ सन। मास ऑफ सन कितना है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। फिर उसमें मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। दोनों को डिवाइड करना है उनके बीच के डिस्टेंस से, तो 1.5 × 10⁻11 मीटर स्क्वायर। यूनिट सॉल्व कर दीजिए, किलोग्राम 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 स्क्वायर पूरा कैंसिल, मीटर स्क्वायर से कैंसिल। ठीक, आ गया कितना 6.67 × 10⁻11 × 2 × 10⁻30 × 6 × 10⁻24 अपॉन 1.5 × 10⁻11 का होता है क्या, स्क्वायर। डिस्टेंस मीटर में स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, इसमें आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन देख के घबराइए मत, देखिए बहुत आसान है, अभी बिल्कुल नॉर्मली आपको आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको, पावर वाले क्वेश्चंस में आपको ये करना होता है कि पहले जो पावर वाले हैं उनको एक साथ कर लीजिए सबको, और जो अलग वाले हैं उनको एक साथ करिए। तो देखिए 6.67 में मल्टीप्लाई करिए 2 से और मल्टीप्लाई करिए 6 से। अब जो पावर वाले हैं उनको आप एक साथ लिखिए, -11 × 10⁻30 × 10⁻24 अपॉन, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 2 × 2.25 × 10⁻11 है, 11 दूना हो जाएगा ये 22। अब आप इसे इतना सॉल्व करिए, ये इतना मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा करिए, ज़्यादा नहीं, ताकि अगला स्टेप कुछ से अलग लगे। 6.67 × 6 दूना 12 कर लिए पूरा अपॉन 2.25 × 10 की पावर वाले में। फिर अब यहाँ पर आपको ये बात वैसे पता होगी, लेकिन हम बता दें जिनको नहीं पता है, ये एक आइडेंटिटी होती है कि a पावर m × a की पावर n होता है a की पावर m + n। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे कहीं पर
बेस में दो संख्याएं एक ही दी गई हों और उनकी पावर अलग अलग हो, एक m हो एक n हो, तो मल्टीप्लाई होकर दोनों तो उसमें प्लस हो जाता है, ऐड हो जाते हैं दोनों पावर्स। और अगर यही a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, डिवाइड में हो, तब यहाँ पर a की पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये सब एक ही लाइन में है, तो ये पूरी प्लस में होगी, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो हो जाएगी -11 प्लस 30 प्लस 24। तो इनको दोनों ऐड कर दीजिए, माइनस वाले को बचाए रखिए। -11 प्लस 30 25 30 24 54, ये वाला माइनस में है, तो ये आएगा हमारा माइनस में, माइनस का 22। ये डिवाइड में, ये ऊपर जाके माइनस में गया, ये दोनों एक नई लाइन में है, तो ये प्लस में आ गए। अब आप इसे पूरा सॉल्व करिए। ये हमारा क्या आ रहा है, फोर्स हमारा आया। अब आप जो है इसे सॉल्व करेंगे यहाँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आया है कितना अभी तक, ये आ जाएगा 8004/225। ये इसे आप मल्टीप्लाई करें, 12 पंचे 7, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 के 4, यहाँ से 8, 12 छंग 72 8, 80 0 8, 12 छंग 72 8, 80.4, पीछे से 2 अंक पर डेसिमल नीचे वही दिया है, इंटू 10 टू द पावर। अब आप इसे सॉल्व करिए, 11 22 32, तो कितना हो गया, 54 माइनस 33, 32 नहीं 33 होगा, 54 माइनस 33। तो अभी इसमें 2 अंक पर दशमलव यहाँ पे, 2 पर यहाँ पे, दशमलव को हटा दें, तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, डेसिमल घट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 8004, ये आ जाएगा 225, यहाँ पर आ जाएगा 21, 54 माइनस 33 बराबर 21। तो ये कितना आएगा, अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 35.6 इंटू 10 टू द पावर 21। फोर्स है, आंसर आया न्यूटन में। फोर्स है आंसर तब भी न्यूटन में आया, ऊपर आपकी यूनिट यहाँ पर केवल न्यूटन बची भी है, इसलिए इसके आंसर क्या है, इसमें आया न्यूटन में। ठीक, ये आंसर आपका 100% सही है। आप अगर इतना लिख देंगे तो आपको 6 में से 6 या 4 में से 4 पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। ठीक, लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी के आंसर में आपको दिया है 3.56 इंटू 10 टू द पावर 22। देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ है, बस केवल इसमें यह है कि यहाँ पर डेसिमल 35 के बाद लगा है, यहाँ पर 3 के बाद लगा है, और इसी के यहाँ पर लगने की वजह से इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी। डेसिमल को जब हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, नोट लिख लीजिए हिंदी में कि डेसिमल को जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तब हम पावर की संख्या 1-1 बढ़ाते चले जाएंगे, और जब राइट साइड देखेंगे जाएंगे तो पावर की संख्या 1-1 घटाते चले जाएंगे। जैसे 35.6 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 356.0 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक, दाहिनी तरफ लाएंगे पावर घटाएंगे, वो बाईं तरफ लेकर जाएंगे पावर बढ़ाएंगे, तो वही यहाँ पर किया गया है। दोनों आंसर बिल्कुल सही है, आपको जो सही लगेगा जो दे सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब तक हमने अपने लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 3 चैप्टर 4 चैप्टर फिजिक्स के, क्लास 9th के आपकी। लेकिन उसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन जो हमें लगा वो है क्वेश्चन नंबर 17, किसका, ग्रेविटेशन चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे अच्छी बात यह है, मतलब अच्छे का मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ये नॉर्मली सबको आएगा नहीं एक बार में। ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये आपके कंपटीशन में भी, जो छोटे मोटे कंपटीशन हैं जैसे बैंक के, पुलिस के, उसमें भी ये आते हैं इस तरह क्वेश्चंस। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जो है मतलब इसे आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर संभावना नहीं भी है तो अगर आपको ये, मेरा आपसे ये दावा है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपकी फिजिक्स में फंसेगा अभी तक जितना मैंने देखा है।
तो देखिए इसमें क्या है, अब चलिए शुरू करते हैं कि अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, उसकी हाइट दी है 100 मीटर। इसके टॉप से एक स्टोन को नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, छोड़ दिए, ठीक। 100 मीटर है, स्टोन इज अलाउड टू फॉल मतलब गिरने के लिए छोड़ा जाता है। एंड एट द सेम टाइम, और उसी सेम टाइम पर अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड मतलब दागना, प्रोजेक्टेड मतलब दागना मतलब छोड़ना, वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी, और उसी सेम समय पर एक स्टोन दूसरे स्टोन को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है कितनी, 25 मीटर पर सेकेंड। और ये समझ में आया क्या है, 100 मीटर हाइट का एक टावर है, उसी से उसके ऊपर से एक क्वेश्चन को छोड़ा जा रहा है नीचे गिरने के लिए, और उसी सेम टाइम पर दूसरे स्टोन को नीचे से ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ठीक। इतना सब कुछ होने के बाद अब क्या है, विद वेलोसिटी इतना, अब हमें पता करना है कि व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स मीट। एक स्टोन ऊपर से आ रहा है, एक स्टोन नीचे से जा रहा है। ऊपर वाले को मान लीजिए स्टोन नंबर 1 और नीचे वाले को मान लीजिए स्टोन नंबर 2, S2। ऐसे यहाँ पर डिस्टेंस नहीं, स्टोन है। से ये कहा है कि किस जगह पर मिलेंगे और कितने टाइम के बाद ऊपर वाला नीचे वाला एक दूसरे को मिलेगा, क्रॉस करेगा। तो हम इसको, ये क्वेश्चन है पूरा, सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसमें हम पहले ये मान लें कि हमने माना कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मिल रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट है ए पॉइंट पर मिल रहा है, और ए पॉइंट हमारा ऊपर से h हाइट पर है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये हमने माना कि h है, ये माना है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 माइनस h मीटर, पूरी 100 है, ये घट जाएगी, 100 माइनस h मीटर हमारी आ गई, ठीक। अब चलिए ये पूरा सेटअप समझ लीजिएगा कैसे किया है, करने का तरीका क्या है। अब नाउ अब क्या करेंगे कि यूजिंग, अब कौन सी क्वेश्चन हम मोशन यहाँ पर लगाएं, सेकंड वाली, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू गिरने वाले के लिए प्लस में, ऊपर जाने वाले के लिए माइनस में, ठीक। अब S की जगह पर हमारा यहाँ पर क्या है, H इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये पूरा हो गया 0, हाफ जी, अभी जी की वैल्यू ना रखिए, और टी, टाइम भी हमें अभी नहीं पता है, क्योंकि हमें इसकी वेयर पोजीशन मतलब एच भी निकालना है और वेयर मतलब टाइम भी निकालना है। इसे आप मानिए क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण संख्या 1, ठीक। और इसके बाद फिर सेकंड, यहाँ पर आप लिख लीजिए ऐसे, फॉर स्टोन फर्स्ट, फिर नीचे फॉर स्टोन सेकंड, दूसरे स्टोन के लिए S, फिर से वही क्वेश्चन लगाएंगे। तो 100 माइनस h, इसकी हाइट इतनी है, इसके बराबर किसके बराबर आ गया, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू इसके लिए माइनस में लिखना है, तो हमारा ये आ जाएगा यू टी माइनस हाफ 1/2 जी टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितना दिया है, 25 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी की वैल्यू जो इसके लिए है वही सेम इसके लिए भी होगी। ये आ गया हमारा समीकरण संख्या 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वल है किसके, 100 माइनस h के, ठीक। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या करें कि h की वैल्यू जो यहाँ पर है, इस h को हम इसके बराबर रख लें, क्योंकि है तो दोनों h एक ही चीज़।
100 माइनस एच, इसके लिए भी एच यही वाला है, इसके लिए भी एच यही है, तो हमारा आ जाएगा 100 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, फिर अब हल्का सा अरेंज करिए। 100 इज इक्वल टू, अब इसे आप इस तरफ लेके आइए, 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कट गया दोनों। ठीक, फिर यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, 100/24 का मतलब होगा कि t की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद दोनों स्टोन्स जो हैं वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड इक्वेशन मोशन लगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, h की वैल्यू निकालेंगे, 100 माइनस एच की निकालेंगे। पहले इक्वेशन से h की वैल्यू 100 माइनस एच में रख देंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा 4 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड के लिए, सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, इसे पेज में कर दे रहे हैं, आप साफ साफ नोट कर लीजिएगा। सेकेंड हमसे पूछा है वेयर, तो h की वैल्यू और 100 माइनस एच, ये तो टाइम हो गया, पोजीशन इस पोजीशन पर माना है a पॉइंट पर, तो पोजीशन के लिए h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टाइम यहाँ पर रखिए 4, तो हाफ इंटू 9.8 इंटू 4, 2 19.6 मीटर। नोट करिए, देखिए, द टू स्टोन्स विल मीट एट अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर फ्रॉम द एबव। ऊपर से 19.6 मीटर की दूरी पर दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक, नोट कर लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन आंसर बताने का हमारा पहला तरीका, ऊपर से इतनी हाइट पर। अब एक दूसरा बताइए कि नीचे से, नीचे वाले के लिए इसे निकालिए, तो 100 माइनस एच का मतलब क्या हुआ कि 100 माइनस 19.6 ये आएगा, हाँ 19.6, तो कितना आ गया 80.4 मीटर। आंसर लिखने का दूसरा तरीका नोट करिए कि एट अ हाइट ऑफ 80.4 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 80.4 मीटर की ऊंचाई पर, इसमें क्या है 19.6 मीटर ऊपर से, इसमें क्या है 80.4 नीचे से, ऐड कर देंगे दोनों का, तो हमारा आंसर जो है वो 100 मीटर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आप एक बार रिमाइंड करके फिर से देखिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर मिलते रहेंगे। अब हमारा एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 18, इसे को करें और हमारा ये वीडियो आज का ख़त्म और हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर भी ख़त्म। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थे। ठीक, तो आप इसलिए परेशान ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि अ बॉल थ्रोन वर्टिकली, अ बॉल थ्रोन, पहले आप यहाँ रुकिए, एक बॉल को फेंका गया, थ्रो हो गई, उसके बाद थ्रो वर्टिकली, अब उसके बाद कहा है कि रिटर्न टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका और वही सेम ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के बाद ऊपर से नीचे की तरफ वापस फिर उस आदमी के पास जो है आ गई। एक आदमी ने इससे पहले ऊपर फेंका, उसके बाद नीचे आ गए, टोटल आने और जाने में लगा समय जो है वो है कितना, 6 सेकेंड। एक बात यहीं पर आपको और बता दें कि टाइम जो आपको इस तरह के ग्रेविटेशन चैप्टर्स में दिया रहेगा वो दो तरह के, टाइम TA और TD। इसका मतलब होता है टाइम टू एसेंड और इसका होता है टाइम टू डिसेंड। मतलब हिंदी में जाने में लगा समय और टाइम टू डिसेंड का मतलब होता है कि आने में लगा समय। मतलब टोटल समय है वो दो तरीके से माना जाता है कि एक में जाएगा एक में आएगा, जिसमें जाएगा उसमें TA, जिसमें आएगा उसमें TD। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि TA प्लस TD आने और जाने में दोनों में मिला के कुल समय लगा है हमें कितना, 6 सेकेंड।
ये टाइम आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। ठीक, तो ये अब इतना कहने के बाद फिर हमसे पूछा है कि फर्स्ट फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन, मतलब कि हमें इसमें क्या निकालना है कि इस वाली कंडीशन के लिए u की वैल्यू निकालना है। g किस में होगा, माइनस में होगा। पहली बात g की वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो 9.8 रखेंगे। ठीक, और चलिए नीचे से फेंका जाएगा, ऊपर जाकर रुक जाएगी, b की मान लेंगे हम 0। u भी दोनों में से एक 0 होना है, u 0 नहीं हो सकता है क्योंकि फेंका गया है, तो b ऊपर से 0 हो जाएगा। इधर से आने वाले के लिए यहाँ पर u 0 हो जाएगा, v 0 नहीं होगा। u में आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल नॉर्मली दिमाग से ध्यान से सोचें और सोचने के बाद पता करें कि किसको 0 करेंगे और किसको 0 ना करें। ठीक, फिर तो इसके लिए क्या होगा, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। v 0 है, u निकालना है, g माइनस में रखना है, टाइम दिया है, जाने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। 3 सेकेंड जाने में, 3 सेकेंड आने में। यहाँ से u इज इक्वल टू हो गया 3g, मतलब 3 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि कितना आंसर आएगा इसका, 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। b 0 हो गया है क्योंकि यहाँ से हमने पता किया, g की वैल्यू माइनस में रखेंगे, इतना इसको इधर लेके आएंगे तो बराबर में आ जाएगा, g की वैल्यू 9.8 रखेंगे, आंसर हमारा 29.4 आ जाएगा। ठीक, दूसरा हमसे पूछा है एच मैक्स कितनी हाइट तक जाएगा, इसके लिए लिखेंगे s। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले लगाया है, अभी थोड़ी देर पहले। टाइम इसमें 3 सेकंड है, इसको हम करवाएंगे नहीं, आपको होमवर्क के लिए 44.1 मीटर इसका आंसर जो है आएगा, लगा लीजिएगा, कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चन पहले बार लगवाए हैं एच मैक्स के लिए, वही सेकेंडरी क्वेश्चन आप मोशन यूज करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, होमवर्क है एच डब्ल्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 3। पार्ट 3 में कहा है कि इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद ये कहाँ पर होगा। अब देखिए जाने में कितना समय लग रहा है, 3 सेकेंड, वापस आने में लग रहा है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड जाने में, 3 सेकेंड आने में। उसने हमसे कहा है कि बताइए कि 4 सेकेंड बाद उसकी पोजीशन कहाँ होगी। कब, आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद। 4 सेकेंड का मतलब ये तो 3 सेकेंड हमने छोड़ दिया, 3 सेकेंड बाद उससे 4 मीटर की हाइट पर पहुँच, सॉरी 44.1 मीटर की हाइट पर पहुँच जाएगा। अब वापस आना है, 44.1 मीटर की हाइट से ऊपर आना है, 1 सेकेंड मान लीजिए यहाँ तक आया, दूसरे में यहाँ तक, तीसरे में नीचे। तो हमसे यही वाले डिस्टेंस निकालने के लिए ओवरऑल कहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करें कि यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस है नॉर्मल, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जी की वैल्यू यहाँ पर कैसी होगी, प्लस में जी की वैल्यू यू भी हर पार्ट में निकालनी पड़ती है, जी प्लस, और यहाँ पर अब यहाँ पे यू वी वाला फिर वही खेल है। यहाँ पे यू क्या होगा, 0, और वी 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ भी हो। वी हम कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दोनों का पता होना जरूरी है। तो भी नहीं पता ऐसे ये ना लगा के, बल्कि हम इसमें कौन से लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड हमसे क्या कहती है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर। s कितना है, 44.1 मीटर, u कितना है, 0, ये पूरा हो गया किसके बराबर, 0 के बराबर। हाफ इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू टाइम निकालना है, सॉरी टाइम दिया है 1 सेकेंड,
दिया 4 सेकंड है, लेकिन 3 सेकंड जाने में लग रहा है, वापस आने में हमें केवल इसी से मतलब है, और इसमें 1 ही सेकंड का टाइम है, इसलिए यहाँ पर हम केवल 1 रखेंगे। और हाइट तो सेम है, इसलिए हाइट पुरानी वाली पे रख सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट आप सोचिए कि यहाँ पर एस ये नहीं रखेंगे, सॉरी इसके लिए, वेरी वेरी सॉरी। एस हमें वो डिस्टेंस निकालनी है जो इसने तय किया है 1 सेकंड के अंदर। एस में वो डिस्टेंस निकालनी है जो उसने 1 सेकंड के अंदर तय किया है। 1 सेकंड के अंदर तय करने वाला डिस्टेंस ये नहीं है, तो इसे सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आएगा उसके बराबर। तो कितना आया यहाँ 4.9 इंटू 1, ऐसा आ गई 4.9 मीटर फ्रॉम द टॉप, 4.9 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। टावर से 4.9 मीटर की ऊंचाई पर वो बस 4 सेकंड के बाद स्थित होगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर और ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज तीनों चीज़ें एक साथ कंप्लीट होती हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर फ्लोटेशन चैप्टर, कौन सा चैप्टर का नाम है, फ्लोटेशन। आप सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो अगर देखे हो तो उसमें ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन 2 चैप्टर हैं, लेकिन फ्लोटेशन चैप्टर आपको एनसीईआरटी में सेपरेटली कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि यहीं इसी ग्रेविटेशन में जहाँ से थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला शुरू होता है टॉपिक, वहीं से फ्लोटेशन उसका नाम पड़ जाता है। और एक्सरसाइज में 19 से लेकर 22 तक जो क्वेश्चन है वो इसी के उपलक्ष्य में है। तो अब ग्रेविटेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले में ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट जो कि हमारा फ्लोटेशन है उसे हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप ऑन स्टडीइंग, गॉड ब्लेस यू।